हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा में साइंस का पेपर देने वाले हैं तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि 2023 बोर्ड परीक्षा में जैसा साइंस का पेपर आने वाला है वैसा ही मैं आप लोगों को पेपर दिखाने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसा आपका न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर आप लोगों का है। ठीक है, विज्ञान का आप लोगों का मॉडल पेपर है। ठीक है, जैसा बोर्ड एग्जाम 2023 में साइंस का पेपर आने वाला है और कक्षा 10 के लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो इसका पूर्णांक जो है वो 70 नंबर का है। ठीक है, और आप लोगों को सबसे पहले दिया रहेगा कि समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। कितना रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। निर्देश दिया रहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, जो प्रारंभ के 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। और आप लोग पूरा प्रश्न पत्र जरूर पढ़ना, क्योंकि प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितना नंबर आता है। सामान्य निर्देश देख लो, ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में लिखा रहेगा, ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, देखो पहला है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंड का खा गा में विभाजित है। ठीक है, एंड दूसरा है कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पीय होगा। और इसमें मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी, ठीक है, उत्तर भी बताऊंगा, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर आपको विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका, जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखना है। ठीक है, ऐसे आपके निर्देश दिए हुए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। एंड यहां आप लोग निर्देश को पढ़ लेना। फिर हम आते हैं खंड का पर। ठीक है, खंड का आप लोग देखो, खंड का में सबसे पहले आपको दिया रहेगा फिजिक्स। क्या दिया रहेगा? फिजिक्स। ठीक है, यानी कि अब आप लोग देखो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। 1 मार्क्स का है, 1 नंबर का है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड है अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ सही आंसर बताऊंगा कि आखिर किसके द्वारा वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, जब मैं आप लोगों को किरण आरेख पढ़ा रहा था और आप लोगों को अवतल दर्पण का 6वां पढ़ाया था। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप लोगों को इसमें अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, अवतल दर्पण, ठीक है ध्यान रखना, यहाँ अवतल दर्पण द्वारा वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अगला है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओम मीटर स्क्वायर, सेकंड है कूलाम, थर्ड है आपका वोल्ट मीटर और 4 है ओम। देखो इसमें थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है, यहाँ आपका मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ आपका केवल ओम मीटर रहेगा। ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। ठीक है, तो ओम मीटर आपका सही हो जाएगा, ओम मीटर आपका सही है। ठीक है, आप लोग उसको सही कर लेना। गा वाला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है वो क्या है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जनित्र, सेकंड है गैल्वेनोमीटर, थर्ड है एमीटर, 4 है मोटर। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है वो कौन सा है? वो है हमारा जनित्र। क्या है? जनित्र। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति हमारा जनित्र है। ठीक है, समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ देखो 4 नंबर कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। 1 मार्क्स का है कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसमें अगर परिवर्तन करता है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुतली द्वारा, सेकंड है दृष्टिपटल द्वारा, थर्ड है हमारा पक्षमाभि द्वारा, 4 है परितारिका द्वारा। तो जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा? आपका पक्षमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा। तो याद रखना ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इसे पूरा सॉल्व कर लोगे तो 30 से 40 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां से 100% आएंगे। ठीक है, अगला देखो, अब आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? तो इसको आप लोगों को 2 मार्क्स मिलेगा। इसका सॉल्यूशन देख लेना। अगर आप लोग इसका नहीं जानते हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को इसका पूरे का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये पेपर सबसे पहले देख लो जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है गा वाला कि जरा दृष्टि दोष क्या है। जो जरा दृष्टि, देखो आपका एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष। अब देख सकते हो यहां जरा दृष्टि दोष पूछ लिया। ठीक है, इसका निवारण कैसे करें ये भी आपका 2 मार्क्स का आएगा। एक आप लोग इसका परिभाषा लिखोगे, दूसरा इसका निवारण। 1-1 मार्क्स दोनों का मिल जाएगा।
अब आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का है, इसमें आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। जो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है उसको लिखना है, और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने देखो पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। दूसरा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपको अगर ये नहीं आता है तो आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। कोई एक करना है, आपके पास ऑप्शन भी है। लेंस क्या होता है और प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है, और उत्तल दर्पण के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचिए। ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर आपको ये आता है तो इसको करना, अगर ये नहीं आता तो इसको कर लेना, मतलब दोनों में से कोई एक करोगे आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगला देखो, खा वाला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कोई चालक है, उसका प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, और दिए गए पदार्थ के लिए L लंबाई है, A मोटाई है, और तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि इसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A मतलब 2A हो, ठीक है। बस इसका आप लोग 4 मार्क्स का, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत आसान है, ठीक है। रो वाला आपको फार्मूला, विशिष्ट प्रतिरोध वाला फार्मूला लगाना, अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको देख लेना। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रा लिखिए, 2 मार्क्स का यही है। और 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध पहला आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, पहला आपको समांतर क्रम में, दूसरा श्रेणी क्रम में जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और इतना ज़्यादा इजी है कि आप 2 मिनट में सीख जाओगे, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो सीख जाओगे, और मैंने पढ़ाया भी है ऑलरेडी। अगर आपको पढ़ने के लिए इच्छुक हो तो मैंने पढ़ा भी दिया है, ठीक है, पहले ही। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये जितने भी 7 मार्क्स के वाले हैं उसको बिल्कुल भी छोड़कर मत आना, और इसमें जो है वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा क्रियाविधि लिखिए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये 7 मार्क्स का है विद्युत मोटर के बारे में। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है, और किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारा वाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये भी 7 मार्क्स का है। तो अगर आपको पहला नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस भी हैं। अब फिजिक्स में आपका 25 मार्क्स का यहाँ से हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे खंड खा। देखो खंड का हम लोगों ने देख लिया, अब खंड खा आपका केमिस्ट्री का होता है। किसका होता है? केमिस्ट्री का। तो प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है कि ZnCuSO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है द्विविस्थापन, चौथा है हमारे पास कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। तो यहां देखो Zn था, Zn के साथ क्या जुड़ गया? SO4 जुड़ गया और Cu अलग हो गया। तो इसका मतलब ये बच्चा इनको विस्थापित कर दिया, Cu को अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो मतलब हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखो, अगला है खा वाला क्वेश्चन। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर जल की कठोरता को हटाना है तो इन चारों में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेकिंग सोडा का, सेकंड है धमन सोडा का, थर्ड है व्यंजक चूर्ण का, नंबर 4 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा है धामन सोडा, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सारा तैयार कर लेना बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गा वाला। निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? OH क्रियात्मक समूह किसमें होता है? OH क्रियात्मक समूह IUPAC ने पढ़ाया है, ठीक है। पहला है ब्यूटेनोन में, दूसरा ब्यूटेनॉल में, तीसरा है ब्यूटेनोइक अम्ल में, चौथा है ब्यूटेनल में। देखो ये एल्कोहल समूह होता है, और एल्कोहल समूह इसमें है आपका ब्यूटेनॉल है, नल नहीं नॉल है, ठीक है, ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये आपका एल्कोहल समूह है। चलो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर, 3 ही मार्क्स इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब आपके 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आगे देख सकते हो। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, उससे आप क्या समझते हो? और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका उदाहरण देकर समझाना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, ये भी 2 मार्क्स का है। जो बेकिंग सोडा होता है उसके बनाने की विधि क्या होती है और इसका उपयोग क्या होता है, जब दोनों लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तीसरा है आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन
परिवर्तन होता है। ये भी 2 मार्क्स का है। अब 2 मार्क्स का IUPAC नेम तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। ये थोड़ा आपके लिए हार्ड IUPAC दे दिया है, लेकिन 10 के लेवल के लिए इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। ये आपका 12th का लेवल दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे इजी आपसे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। यहाँ CH3 है, फिर सिंगल बॉन्ड C है, फिर ऊपर नीचे आपका CH3 लगा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर आपका यहाँ क्लोरो जुड़ा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, यहाँ आपका 2 समूह जुड़ा हुआ है। तो अगर IUPAC नेम के बारे में नहीं जानते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने पढ़ाया भी है एक वीडियो में, ठीक है, पूरा, और इसका IUPAC नेम बहुत ज़्यादा आसान भी है। अगला देखो खा वाला कि संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं की संक्षारण जो है रोकने के लिए 2 विधियां लिखिए, 2 मार्क्स का है, ठीक है। अगला अब आपका 7 मार्क्स का है, लेकिन 7 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला, कार्बन यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, देखो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन तथा उनकी यौगिक चैप्टर में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। साबुन की सफाई की प्रक्रिया, जो साबुन की सफाई की प्रक्रिया होती है। समजातीय श्रेणी, ये आपका चौथे चैप्टर से आया, चौथा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं आप लोगों को अभी जल्द ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वैसे मैंने पहले तो पढ़ाया ही है। अथवा देखो निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। एक समीकरण लिखोगे 1 मार्क्स में लिखा, कुल मिला के 7 क्वेश्चन है और 7 मार्क्स का। पहला, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया। दूसरा, एथिल अल्कोहल का 343 डिग्री सेल्सियस या केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तीसरा है, मेथेन को वायु में जलाया जाता है। चौथा है, एथेनोइक अम्ल का एथेनॉल के साथ क्रिया, ठीक है। इन सबको मैं सिखाऊंगा कैसे रासायनिक अभिक्रिया दी जाती है, थोड़ा सा ट्रिक है जो समझना जरूरी है। 5वां है, एथेनोइक जो है अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। 6वां है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। एंड हमारा 7वां है, एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। ये 7 क्वेश्चन करो, 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हमारा आता है खंड गा। कौन सा? खंड गा। खंड गा में आपका बायोलॉजी आता है, जो कि आप लोग देख सकते हो, पहला क्वेश्चन नंबर 9 के तौर पर दिया हुआ है। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला है अंडाशय, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा शुक्रवाहिका, चौथा है डिंबवाहिनी। तो इसमें से जो आपका मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है वो है हमारा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है वो मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये आपका नर जनन तंत्र का भाग है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, नर जनन तंत्र का है। खा है हमारा जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। पहला है पवन ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है कोयला, चौथा है जल विद्युत। देखो जीवाश्म ऊर्जा की बात की गई है तो इसमें कोयला या पेट्रोल होता है, तो कोयला या पेट्रोल तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। और ये सारे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गा है, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में किया जाता है। पवन चक्की का उपयोग पहला यांत्रिक कार्य, दूसरा रासायनिक कार्य, तीसरा दोनों कार्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना, जो मतलब पवन ऊर्जा है वो यांत्रिक कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यांत्रिक कार्य के लिए। घा वाला क्वेश्चन है, वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित किए जाते हैं वो कहलाते हैं। 1 मार्क्स का है। पहला जैव निवीकरणीय, दूसरा अजैव निम्नीकरणीय, तीसरा है जैव उच्छीकरणीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा पार्टी वो हमारा जो कहलाता है वो जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उनके उत्पाद कौन से हैं। 2 मार्क्स का है, ठीक है। अब स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिस्थितियां हैं, इनको मैंने पढ़ाया है जैव प्रक्रम चैप्टर में, अगर नहीं देखा तो देख लेना, वह फिर मैं आपको दोबारा जैव प्रक्रम पढ़ा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ आपको निम्नांकित चित्र बनाना है। 2 मार्क्स का बीजांड का चित्र बनाना है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। बीजांड का चित्र वैसे अब यहाँ तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ ऐसे होता है, ठीक है, मैं आपको बनवा दूंगा। अगला है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण के लिए किस प्रकार प्रभावित करते हैं। 2 मार्क्स का है, इसको भी बता देना, ठीक है। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आएगा कि कायिक परावर्धन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अगर ये नहीं आता तो मादा जनन तंत्र का स्वच्छ निम्नांकित चित्र बनाइए तथा इनका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 4 मार्क्स का। देखो मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र कोई एक जरूर पूछ सकता है, तो तैयार जरूर कर लेना। अब देखो खा वाला है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं।
जो लिंग गुणसूत्र हैं वो किसे कहते हैं, ठीक है। और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग गुणसूत्र, ये सब 2 मिनट का काम है, मैं समझा दूंगा। वैसे अगर आप लोग चैप्टर को देखोगे जो मैंने अगले साल पढ़ाया तो समझ जाओगे। अथवा जीवाश्म क्या है और जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, 4 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि मानव, अब देखो 7 मार्क्स का आ गया है, ठीक है, 7 मार्क्स का, कि मानव पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांग में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। आपको पाचन तंत्र के बारे में शुरुआत से लेकर लास्ट तक अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा लगा हुआ है कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हो, और पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये कुल आपका बायोलॉजी का पेपर है, सॉरी साइंस का आप लोगों का पेपर है। ये आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में साइंस का पेपर पूछा जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं वो इस पेपर को जरूर सॉल्व कर लेना। अगर आप लोग कहोगे तो मैं भी सॉल्व करा दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए।